चलिए, मगध साम्राज्य का जो आखिरी पार्ट है, प्राचीन भारत के अंतिम दौर में हम लोग, ठीक है। और ये जो आप इतिहास का जो कालखंड पढ़ रहे हैं उसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं छुपा हुआ है, एक लिमिटेड क्वेश्चन है, ठीक है। गुप्त वंश को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, उस पोर्शन से एग्जाम में बहुत भर भर के सवाल आता है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। उसके बाद ये जितना सारा है वह एक टॉपिकली है, मतलब आपको सिर्फ देखना है, हाँ उस कालखंड में ऐसा कुछ हुआ था जिसके बारे में, जिसमें हम लोग दक्षिण भारत से लेकर के पुष्पभूति वंश तक का हम लोग चर्चा करेंगे। आज जो चर्चा करने वाले उस वंश का क्या नाम है? पुष्पभूति वंश, ठीक है। ये पुष्पभूति जो वंश है वह जो स्थापक इसके जो रहे उसका नाम है नरवर्धन। कौन है? नरवर्धन। यानी पुष्पभूति वंश की स्थापना नरवर्धन के द्वारा किया गया, किंतु इस वंश का पहला महान शासक प्रभाकर वर्मन था। जैसे आप लोगों को पता है गुप्त शासक की स्थापना, गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने किया था, लेकिन उसका वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय। समझ रहे हो ना? उसका वास्तविक संस्थापक कौन रहा? चंद्रगुप्त द्वितीय। तो कहने का मतलब है जो राजा जो है उस वंश को अपना पहचान दिलाएगा, उसी के कारण वो वंश जाना जाएगा। समझ गए ना? तो स्थापक के रूप में नहीं बल्कि एक अच्छे राजा के रूप में कौन थे? प्रभाकर वर्मन, ठीक है। नरवर्धन ने इसकी क्या की? स्थापना की। प्रभाकर वर्मन ने क्या किया? इसके अच्छे राजा बने। और शायद इस राजा के सबसे फेमस राजा कौन थे इस वंश के? हर्षवर्धन। ये राजा ऐसे थे जो कुछ ऐसे कार्यकलाप इनके, जैसे वान भट्ट का नाम सुने होंगे, बहुत अच्छे जो कवि के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। हर्षवर्धन अपने कार्यकाल में कुछ ऐसा काम किया जिसके कारण ये थोड़ा पुष्पभूति वंश क्या हुआ, चर्चा में आया। तो पहले राजा का नाम क्या है बच्चों? नरवर्धन। दूसरे का नाम राजवर्धन, आदित्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन, राजवर्धन और क्या है? हर्षवर्धन। वर्धन वाला राजा पुष्पभूति वंश का। संस्थापक कौन? नरवर्धन, ठीक है। फेमस राजा या महान शासक, पहला महान शासक कौन बना? प्रभाकर वर्मन। लेकिन इसमें सबसे अच्छा महान जो बना है वो कौन है? हर्षवर्धन ही है। पुष्पभूति वंश के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी वान भट्ट की रचना हर्षचरित्र से, जो हर्षवर्धन के जीवनी पर आधारित है। वान भट्ट उनके दरबारी कवि थे, और दरबारी कवि ने क्वेश्चन पूछता है कि वान भट्ट किसके दरबारी कवि थे या किसके समकक्ष थे? तो आप याद रखिएगा हर्षवर्धन के। किस वंश के समकालीन थे? पुष्पभूति वंश, ठीक है। एवं चीनी बौद्ध यात्री हेनसांग की यात्रा विवरण से मिलता है। हेनसांग चीन का क्या था? एक बहुत अच्छा चीन का यात्री था, ठीक है, जो चीन से आकर के हेनसांग ने क्या किया? अपना एक यात्रा विवरण लिखा, ठीक है। उस यात्रा विवरण से इसके बारे में जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त हर्षवर्धन का बांस, खीरा एवं मधुबन अभिलेख से भी इस वंश के बारे में जानकारी मिलती। मैं पहले बता रहा हूँ कि हर कुछ हर्षवर्धन से ही रिलेटेड है, लेकिन महान शासक के रूप में प्रभाकर वर्धन आए, लेकिन सबसे अच्छा फेमस जो कौन रहा? हर्षवर्धन रहा। प्रभाकर वर्मन इस वंश का चौथा शासक था। प्रभाकर वर्मन इस वंश का क्या था? चौथा शासक था। इसके पश्चात राजवर्धन, और राजवर्धन के मृत्यु के पश्चात हर्षवर्धन शासक बना, ठीक है। दो अलग अलग नाम, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होइए, ठीक है। राजवर्धन की मृत्यु के पश्चात हर्षवर्धन का क्या आया? वारी आया। हर्षवर्धन पुष्पभूति वंश का सबसे महान शासक था, मैं पहले बता दिया। पहला महान शासक प्रभाकर वर्धन, पहला महान शासक प्रभाकर वर्धन, सबसे महान शासक हर्षवर्धन। इसका कार्यकाल 606 ईस्वी से लेकर के 647 ईस्वी तक रहा। इन्होंने अपने राज्याभिषेक के अवसर पर 600 ईस्वी में हर्ष कैलेंडर संवत जारी किया। राजरोहण के समय उसने शिलादित्य की उपाधि धारण की। अर्थात शिलादित्य की उपाधि किसे प्राप्त हुए? हर्षवर्धन को। कब किया? जब उसका राज्याभिषेक हुआ, राजरोहण हुआ, या राज की गद्दी प्राप्त की, सत्ता की गद्दी प्राप्त किया, तब उसे ऐसा महसूस हुआ। हर्ष का समकालीन महत्वपूर्ण राजा, हर्ष का समकालीन महत्वपूर्ण राजा का नाम याद रख लीजिए। इसके साथ कौन कौन थे समकालीन राजा में? पहला है गोंड नरेश। गोंडा, गोंडा जो इलाका है बहुत खतरनाक है, आप लोग तो नाम सुने ही होंगे इस इलाका का, ठीक है। मध्य प्रदेश का इलाका है, ठीक है, ठीक है, बहुत खतरनाक टाइप का इलाका कह सकते हैं। कामरूप का भास्कर वर्मन, बल्लभी का ध्रुव भट्ट द्वितीय, और वातापी का चालुक्य नरस, पुलकेश सिंह द्वितीय। ये दक्षिण भारत की बात है, ठीक है।
हर्षवर्धन जिस समय में शासक बना उस समय पुष्पभूति वंश की राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर था, जिससे हर्षवर्धन आस्थाधीन करे कहाँ लाया? कन्नौज लाया। यहाँ से क्वेश्चन फिर बनता है कि थानेश्वर से कन्नौज किसने राजधानी को किया? हर्षवर्धन ने। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन ये क्वेश्चन बना के देता है जो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। हेनसोंग जो है अपने स्थिति काल में राज दरबार में वो अपने पास एक विद्वान रखा करता था। उस विद्वान का नाम मैंने थोड़ा देर पहले जिक्र कर रहा था। हर्षवर्धन के राज दरबार में कई विद्वान रहते थे, खुद हर्षवर्धन भी एक विद्वान शासक था। इन्होंने नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नामक पुस्तक की रचना की। हर्षवर्धन के दरबारी कवि वानभट्ट थे, जिन्होंने हर्षचरित, कौन चरित्र? हर्षचरित, कादम्बरी, कौन सा बच्चों? कादम्बरी, और पार्वती प्रणय एवं चंडी शतक नामक पुस्तक की रचना की। ध्यान से समझना, हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? वानभट्ट थे। जिसने कौन कौन किताब लिखा? हर्षचरित, नाम क्या दूसरा? कादम्बरी, तीसरा का नाम है पार्वती परिणय। पार्वती परिणय का मतलब होता है बंधन, जुड़ना। ठीक है, जैसे रोहित आपका शादी होगा तो लिखा रहेगा रोहित परिणय, फिर जो होगा वो परिणय का मतलब होता है अटैचमेंट होना। ठीक है, तो पार्वती परिणय, संगम, ठीक है ना, संग हटवा करके परिणय की चर्चा करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चंडी शतक नामक पुस्तक भी इनके द्वारा रचना की गई थी। तो कुछ नाम याद रखेंगे, चंडी शतक, कादम्बरी, हर्षचरित, पार्वती परिणय, सब किसके द्वारा लिखा गया है? हर्षवर्धन के काल में चीनी बौद्ध हेनसांग भारत की यात्रा किया। हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित, आधुनिक शाक मुनि के नाम से जाना जाता है। शाक मुनि भगवान बुद्ध को कहा जाता है। भगवान बुद्ध को क्या कहा जाता है? शाक मुनि। लेकिन आधुनिक शाक मुनि किसे कहा जाता है? हेनसोंग को। किसको? यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? हेनसोंग को। नीति का पंडित किसे कहा जाता है? हेनसोंग को। हेनसोंग बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय की यात्रा किया और इस विश्वविद्यालय में अध्ययन कर अध्यापन दोनों का कार्य किया। मतलब ये स्टूडेंट भी रहा और मास्टर भी रहा। ठीक है ना, बड़ी अच्छा, ये अपने आप में एक प्राउड बहुत ज़्यादा फील होता है कि जब स्कूल के स्टूडेंट रहे उसी स्कूल में टीचर बन के चले जाओ। जिस डिपार्टमेंट से आप पढ़े हो उसी डिपार्टमेंट में एज ए प्रोफेसर, ठीक है, एज ए लेक्चरर, एज ए इन्वेस्टर वहाँ पे खड़े होते हो और 2-4-10 आदमी को संबोधित करते हो तो अपने आप में प्राउड की बात होती। हालांकि हेनसोंग भी वही था। क्या जमाना रहा होगा, कल्पना करिए कि नालंदा विश्वविद्यालय में चाइना का आदमी आकर के पढ़ रहा है और वो ललायित है कि यहाँ हम क्या बने? टीचर बने। आज की स्थिति यह है कि हम लोग कहाँ जाते हैं? विदेश जाने के लिए बेचैन है हम लोग के यहाँ एजुकेशन सिस्टम। दुख का बात है, जिस नालंदा विश्वविद्यालय से, जिस बिहार से पूरा दुनिया पढ़ रहा था, उस बिहार का पूरे भारत में सबसे निचले स्थान पर शिक्षा का दर है, साक्षरता दर है। हम लोग कितने स्थिति में नीचे चले गए। ठीक है, वो अलग बात है कि भारत में सर्वाधिक IAS IPS दे देता है, ये दे देता है, वो दे देता है, लेकिन ये सब गप्पा मारने वाली बात है। ठीक है, आगे वाली लाइन हम लोग चर्चा करते हैं। आगे वाली लाइन में क्या कहता है कि हेनसोंग जो था हेनसोंग की यात्रा विवरण जो है सीबुकी के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? सीबुकी। हेनसोंग की यात्रा किसके नाम से जाना जाता है? सीबुकी के नाम से जानते हैं। हेनसिंह की यात्रा विवरण किसके नाम से जाना जाता है? सीबुकी। ठीक है, हर्षवर्धन शासक बनते ही पहला विद्रोह बंगाल के गौर वंश के शासक शशांक के साथ किया। हर्ष की शशांक के विरुद्ध अपने इस प्रथम अभियान में कोई सफलता हाथ नहीं लगी। अर्थात पहला जो अभियान बना, जब पहला बार राजा थानेश्वर से जो कन्नौज अपना ट्रांसफर करके लाया था, उसमें इनको कोई सफलता नहीं दिखाई दिया, अर्थात जीते नहीं। सीधा बात बोलो, हार गए। ठीक है ना, क्योंकि शशांक जो है इनको क्या किया? हरा दिया। ठीक है ना, वो कहाँ के शासक थे? गौर वंश के थे। हर्ष अपने जीवन में शशांक को कभी पूर्णतः पराजित नहीं किया, मतलब पूरा तरीके से नहीं हरा पाया। 619 ईस्वी में शशांक की मृत्यु के पश्चात हर्ष गोंड प्रदेश को जीत सका। अर्थात ये कह सकते हो कि जब दुश्मन से हम लगातार मतलब हारते ही रहे और दुश्मन बहुत मजबूत है, तब एक ही ऑप्शन हम लोग के पास बचता है, अब वो मरेगा तभी कोई उपाय होगा। और वो मरा 619 ईस्वी में, और जैसे ही मरा धावा बोल करके उसके सत्ता को क्या किया? हथिया लिया।
हर्षवर्धन दूसरा अभियान असम के शासक भास्कर वर्मन के भी खिलाफ किया, जिसमें हर्षवर्धन क्या हुआ, जीता। शशांक से कभी नहीं जीता, शशांक मरा तभी यह हत्याया, लेकिन भास्कर वर्मन से खिलाफ उन्होंने हर्षवर्धन को क्या मिला, विजय प्राप्त हुआ। हर्ष के द्वारा कन्नौज एवं प्रयाग में आयोजित महासम्मेलन में कामरूप का राजा भास्कर वर्मन शामिल हुआ। ठीक है, राज कामरूप और राजधानी कहाँ है, प्रयाग ज्योतिषापुर। ठीक है, ध्यान से सुनना। हर्ष के द्वारा कन्नौज एवं प्रयाग में आयोजित महासम्मेलन में कामरूप का राजा भास्कर वर्मन शामिल होता है। भगवान बुद्ध के एक वंशज आते हैं, ठीक है, जिसे उस जमाने में कछवाहा कहते थे। ठीक है, शाक मुनि कछवाहा, वो आगे जाकर कुशवाहा जाति में परिणत हुआ, कछवाहा। ठीक है, और उसी का एक प्रजाति धीरे धीरे हर्षवर्धन का आया, जो कन्नौज देश का रहने वाला था, और जो कन्नौज के वासी थे उसे कनौजिया कहा गया। ठीक है, उस कुशवाहा की प्रजाति जो होती है उसमें एक जाति होता है जिसको कनौजिया बोलते हैं। कन्नौज प्रदेश का रहने वाले जाति को कन्नौजिया कहते हैं, और वो हर्षवर्धन का प्रजाति में शामिल। बात समझ गए, जानते हो उसमें 3 पार्ट होता है, कनौजिया, मगहिया और मधेसिया। ठीक है ना, जरुआर जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक, तो उसमें जो सबसे सुपीरियर होता है वो कन्नौज होता है। हालांकि हम जाति का बहुत ज़्यादा खंडन करते हैं, लेकिन उसमें जो बना हुआ प्रथा उसको हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, राज कौन सा है बच्चों, कामरूप। राज का क्या नाम है, कामरूप। और राजधानी क्या है बच्चों, प्राग ज्योतिषपुर। याद रखें क्या नाम है, प्रयाग ज्योतिषपुर। हर्ष ने अपने समकालीन मैत्रेय वंशी राजा ध्रुव भट्ट द्वितीय के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया। इस वैवाहिक संबंध के द्वारा हर्ष ने पश्चिम में अपना एक सशक्त मित्र बनाया। ठीक है, ध्यान से सुनो। हर्ष अपने समकालीन मैत्रेय वंशी राजा ध्रुव भट्ट द्वितीय के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया। संबंध बनने पर तो मजबूती होगा ही। पहले तो आदमी के पास यही ऑप्शन होता था, या तो जीत के उसके बेटी से विवाह कर ले, या अपने सत्ता को हस्तांतरित अपनी बेटी को उसको दे दें। राजाओं का, ठीक है ना, शुरू से महिला उपभोग की वस्तु रही है। नहीं, लास्ट ऑप्शन नहीं बचता था। इसको गलत तरीके से नहीं लिए जाना है, लेकिन फिर भी संबंधों को मजबूत करने के लिए अपने बेटी को क्या करता था, उसके यहाँ विवाह किया। हर्षवर्धन के काल में दक्षिण भारत के चालुक वंश पुलकेशिन सिंह द्वितीय ने नर्मदा नदी किनारे हर्षवर्धन को पराजित किया था। इस तरह से चालुक वंश के शासक पुलकेशिन सिंह द्वितीय दक्षिण भारत का पहला शासक जिसने उत्तर भारत के किसी शासक को हराया था। नाम याद रखना। दक्षिण भारत की क्षेत्र में एक नर्मदा नदी है, ठीक है ना, कौन नदी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी में लोग स्नान करता है, यहाँ भी, ठीक है, 4 जगह लगाया जाता है महाकुंभ, उसमें से एक ये भी जगह है। इसी नदी में भी हम लोग क्या करते हैं, महाकुंभ का वास देखते हैं। ठीक है, हरिद्वार है, प्रयागराज है, नासिक है और उज्जैन है। उज्जैन में जो नदी है यही है, ठीक है ना, हम लोग काम करते हैं। तो दक्षिण भारत के जो इलाका जो है ये नर्मदा नदी, 2 ऐसी नदियां हैं, जो सारी नदियां ऐसी है जो इधर से निकल करके इधर जाती है, लेकिन एक 2 ऐसी नदी जो इधर से जाती है उधर, नर्मदा और ताप्ती, जिसकी धारा उल्टा है, विपरीत दिशा में है। ठीक है, उसमें से जो पत्थर निकलता है उस पत्थर को बोलते हैं नर्मदेश्वर महादेव। ठीक है, नर्मदा नदी से निकाली हुई पत्थर का ही शिवलिंग ज्यादा बनाया जाता है, समझ में है, उसको बोलते हैं नर्मदेश्वर महादेव। जो ब्लैक कलर का होता है उसके अंदर बहुत ज्यादा शाइनिंग होती है, समझ गए। तो याद रखिएगा, ये जो अभी आप लोग पढ़ रहे हो वो उत्तर भारत की कहानी पर है, क्योंकि मगध राज का इलाका है, ये उत्तरी भारत है, और उत्तरी भारत का शासक हर्षवर्धन को दक्षिण भारत का पुलकेशिन सिंह द्वितीय नाम का व्यक्ति क्या किया, पराजित कर दिया। तो पहला ऐसा राजा बना, क्योंकि अशोक के काल में तो समझ ही रहे हो पूरा आतंक था अशोक का, कोई नहीं जीत पाता था, और उस अवस्था से आके इस अवस्था में आ गया कि पहला कोई दक्षिण भारत का हुआ जिसको क्या किया, हराया। तो यहाँ पे याद रखना है, हर्षवर्धन के काल में दक्षिण भारत के चालुक वंश के शासक पुलकेशिन सिंह द्वितीय ने नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन को पराजित किया था। इस तरह से चालुक वंश के शासक पुलकेशिन सिंह द्वितीय दक्षिण भारत का पहला शासक था जिसने उत्तर भारत के किसी शासक को क्या कर दिया था, पराजित किया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग।
पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा हर्षवर्धन को पराजित करने की जानकारी एहलोर प्रशस्ति अभिलेख, एक है प्रयाग प्रशस्ति, आयो क्या नाम है, एहोल प्रशस्ति अभिलेख से मिलता है, जिसकी रवि कृति के द्वारा किया गया था, जो पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि था। प्रयाग प्रशस्ति वान भट्ट का द्वारा लिखा हुआ है, जो हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। एक है रवि कृति, जो पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि था। दरबारी का मतलब समझते हो, जो अपने राजा की प्रशंसा करे, जो अपने राजा की प्रशंसा करे। मैं अक्सर एक लाइन बोल रहा हूँ जो तुम लोग को सुनना भी चाहिए, कि बॉस इज ऑलवेज राइट, ठीक है ना। ऐसा होता है कि कभी काल हम लोग किसी से काम लेना प्रशंसित में रहते हैं, तो व्यक्ति को प्रशंसित रहता है। आप लोग को देखते हो कि आप लोग घर में पापा ही लोग आपसे काम करवाना चाहते हैं, मम्मी लोग काम करवाना चाहते हैं, तो मेरी बेटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा अच्छा खाना बना लेती है, बहुत अच्छा अच्छा जल्दी जल्दी काम कर लेती। नहीं, आप फूले न समा रहे हैं, आप इतना न फूले समा रहे हो कि जो काम 1 घंटा में होने वाला है उसको आधे घंटा में 45 मिनट में कूद कूद के कर रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि आप, ठीक है ना। लेकिन चतुराई यही है कि जब कोई आदमी आपका बड़ाई कर रहा हो, तब समझ जाइए आप जाल में फंस रहे हैं, इसको थोड़ा संभालना है, ठीक है ना। चतुराई का केंद्र है, लेकिन सबके पास यही होता है, सारी चतुराई भुला जाता है जब आदमी की बड़ाई होना शुरू होती है तो, ठीक है। तो यहाँ भी वही है। बान भट्ट हर्षवर्धन के क्या थे, दरबारी कवि थे, हर्षचरित नामक पुस्तक लिखे, ठीक है। उसके बाद यहाँ की जब हम लोग चर्चा करते हैं, कौन सा, रवि कृति के द्वारा लिखा हुआ है एहोल प्रशस्ति, ठीक है ना, इनके द्वारा ये लिखा गया है। पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन को पराजित करने के बाद 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। ये ध्यान से सुनना, बहुत ज़्यादा खुशी हो गया था, ठीक है ना। ज़्यादा पूजा पाठ वही करता है जो कलवृद्धि, लगातार वृद्धि हो रहा हो, भगवान के प्रति आस्था है। जैसे बहुत अच्छा आप कर्म कर रहे हो, लगातार ग्रोथ में हो, अंबानी जाके बोलेगा कि भगवान कल सुबह 1 करोड़ रुपया आ जाए, हम कल लड्डू चढ़ाएंगे, तो निश्चित तौर पर कल 1 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया आना है उसको, 2 करोड़, एक मिसाल दे रहे हैं, क्योंकि उसका तो इस तरह का नेटवर्क बना हुआ है कि 2 करोड़ रुपया आएगा ही, तो ऑटोमेटिक वो भगवान से खुश होगा, खूब पूजा कराए। ऐसा ही ना प्रथा है। लेकिन आप कल्पना करिए कि अगर आप, हम दोनों में से कोई भी आदमी कहते हैं कि कल भगवान 1 करोड़ रुपया हो जाएगा, ठीक है, तो ऑटोमेटिक आपका ये डिमांड पूरा नहीं होगा, तो आप भगवान से आपका आस्था अपने आप खत्म होगा। अश्वमेध यज्ञ कराने का मतलब समझ रहे हैं ना, कि वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, उन्होंने फैला दिया कि देखो हम ये पूरा एरिया जीत लिए हैं। हर्षवर्धन जैसे ही हारा, तो दक्षिण भारत का तो उस एरिया का था ही, अब कहाँ तक ठेल दिया, उत्तर भारत तक ले। तो अपना घोड़ा छोड़ता था, घोड़ा जिधर जिधर जा रहा है, कोई रोकने ही वाला नहीं था, घोड़ा छोड़ रहा है, जहां तक पहुंच रहा है वो सारा राज अपना है, मिला लो, यज्ञ करा दो। तो कितना बार करवाया, 2 बार। बनारस जब जाइएगा काशी विश्वनाथ के पास, एक है दशामेश घाट, वहां पे ना राजा दशरथ का रियल वाला अश्वमेध यज्ञ किया हुआ, क्या हुआ है, रथ लेकर के टांगा हुआ है, बड़ा टांगा, सबसे ऊपरी वाला दीवार बताता है कि अयोध्या के जो नरेश थे, राजा दशरथ, वो काशी का इलाका में भी सबको जीत लिया था, मिला करके रखते थे और अश्वमेध यज्ञ कराते। बहुत ज़्यादा दूर नहीं वहाँ से अयोध्या, आसपास का ही इलाका है। अयोध्या जाइए, बनारस जाइए, इलाहाबाद जाइए, सब एक ही जगह का, 150, 200, 250, 300 किलोमीटर के रेंज में सब पड़ता है। तो 150, 200 बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 150 कोई बहुत ज़्यादा दूर है। हर्षवर्धन के काल में कन्नौज के प्रत्येक 3 वर्ष पर एक धर्म सभा का आयोजन किया जाता था, जिसका अध्यक्ष कन्नौज के किसी ब्राह्मण को बनाया जाता था। किंतु हेनसांग की विद्वता से प्रभावित होकर हर्षवर्धन कन्नौज में होने वाले धर्म सभा का अध्यक्ष भी इन्हें बनाया। अर्थात ध्यान सुनो, यात्रियों का राजकुमार, ठीक है, पंडित, अभी तो बताए थे ना, अभी पंडित का उपाधि क्यों मिल रहा था, क्योंकि वो विद्वान व्यक्ति था और वहीं के ब्राह्मण सब बनता था। लेकिन जब उसकी विद्वता से जब प्रभावित हुआ हर्षवर्धन, तो बोला नहीं, इसको नहीं रख करके इसको बनाओ अध्यक्ष। और उस समय धर्म सभा के अध्यक्ष किसे बनाया गया, किसको बुआ, हेनसांग को बनाया गया। इस घटना से लेकर हर्षवर्धन के खिलाफ कन्नौज के ब्राह्मणों में क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। ऑटोमेटिक बात कि अगर कोई बाहरी आदमी आता है, जैसे अब मान लो कि परिवार के 10 सदस्य हो और आपका अटी पट्टी भी, कोई बाहरी आदमी गया किसी शादी वैवाहिक कार्यक्रम, वो पूरा सबको कंट्रोल कर लिया, हाईजैक कर लिया सब चीज़ को,
और वो जिसको जो मन करना है सो करेगा, तो ऑटोमेटिक जितने सारे वहाँ पे लोग हैं वो सबको तकलीफ होगा कि हम लोग को क्यों बुलाया, कोई वैल्यू ही नहीं है, इसी को सारा मुख्तार बना कर, ऐसा ही होगा। और उसको तो खूब ज़्यादा तकलीफ हो, बमकेगा, विरोध कर देगा, इधर तो कूट काट करने लगा, कुछ लफड़ा फंसाने की कोशिश करे। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है वो अपनी सत्ता को अपने केंद्रित करते हुए किसी दूसरे को फेस कर बनाता है। खेलोगे गेम तुम ही, करोगे तुम ही, लेकिन किसी दूसरे को फेस बनाए ताकि तुम बदनाम ना हो। सही हो गया तब तो तुम ठीक ही हो, गलत भी हो गया तो तुम्हारा क्या जाता है, तुम्हारा तो फेस है नहीं। इसलिए खेलने वाले लोग हमेशा छिपके ही खेलते हैं। बस समझ गए, कहीं भी जाओ तुम। वही बात यहाँ पर है, ठीक है। हर्षवर्धन के खिलाफ कन्नौज के ब्राह्मण क्या कर दिया, विरोध कर दिया। हर्षवर्धन काल में प्रत्येक 5 वर्ष पर प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन किया जाता था, जो 3 दिवसीय आयोजन होता था। महामोक्ष जो अभी मिल रहा है, बाबा बागेश्वर जी कहें कि जो आदमी जो अभी चल रहा है, क्या बोलते हैं उसको, महाकुंभ, उस महाकुंभ में जो मरा होगा उसको मोक्ष मिला होगा। तो ये आज से थोड़े, बहुत पहले ही से है। कहाँ हुआ, प्रयाग में, प्रयाग वही जहाँ पे लगा प्रयागराज, ठीक है ना, इलाहाबाद का इलाका में महामोक्ष परिषद की क्या होती आयोजन, जो कितने दिवसीय होती थी, 3 दिवसीय। ये अलग बात है, अभी 3 महीने का हो रहा है, 3 महीना तो नहीं, कम से कम 13 जनवरी को शुरू हुआ था, शायद 23 या 24 फरवरी तक है। शिवरात्रि कब है, हाँ तो 26-27 के बाद खत्म हो जाएगा। तो कितने महीना हो गया, 2 महीना कम से कम, 1-1.5-2 महीना चला ना, लंबा है। 3 शायद शाही स्नान था जिसमें 2 हो गया, 3 हो गया, आखिरी एक और है मुहूर्त शायद लास्ट में कहीं। अंतिम दिन में हर्षवर्धन अपने वजन के बराबर सोना, चांदी, हीरा, मोती दान करते थे। समझ गए, यानी अपने वजन के बराबर, ठीक है, तौला गया और तौला करके सब क्या कर दिया, दान कर दिया। कब, 3 दिवसीय मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए। सोच लो, पहले से व्यवस्था बना हुआ है, तुम महाकुंभ जा रहे हो नहाने, 5 रुपया दान नहीं कर रहे हो, यहाँ क्या कर रहा है, हीरा जवाहरात सोना चांदी सब डोनेट कर रहा है। तो तुम लोग भी कोशिश करो कि दान कर दें। इस महामोक्ष परिषद में भगवान शिव, सूर्य, महात्मा बुद्ध की पूजा की जाती थी। लो, किसकी, भगवान बुद्ध की भी पूजा की जाती थी, ठीक है। हर्षवर्धन में इस महामोक्ष परिषद के अध्यक्ष के रूप में हेन सांग की नियुक्ति भी किए थे। यानी हेन सिंह बहुत विद्वान व्यक्ति था, इसलिए उसे क्या करता था। अब महाबुद्ध, भगवान बुद्ध को क्यों शामिल किया करता, क्योंकि चाइनीज सब बुद्धिस्ट होता है, चाइनीज लोग क्या करता है, बुद्धिस्ट है। तो ये जो बना होगा अध्यक्ष हर्षवर्धन का हेन सांग, वो कौन भगवान का पूजा करेगा, ओपन व्यवस्था लगाएगा ना, इसलिए भगवान बुद्ध का भी चर्चा कर लिया। हर्षवर्धन नालंदा विश्वविद्यालय में काफी धन दान में दिया था, क्योंकि हैंसोंग वहां था और हैंसोंग से प्रभावित था कि क्या उधर आप दान दीजिएगा, असली दान तो ये है, बच्चा पढ़ेगा, ऐसे होगा वैसे होगा, इसको समझाता रहा होगा और दिमाग वास देता होगा। राजा तो था ही, दनादन दान में देता था। ठीक, अच्छा अगर सलाहकार मिल जाए, ठीक है, देखना बिफोर मैरिज आदमी क्या करता है, जो मन करता है सो करता है। जैसा ही मैरिज होगा आदमी कंजूस टाइप का दिखने लगेगा। ऐसा नहीं कि वो आदमी कंजूस है, उसको अच्छा सलाहकार मिल जाता है, ठीक है, और वो सलाहकार उसको बोलता है देखो इस सब में ना पैसा बात करो, ऐसे होते है वैसे होते है, हाँ तुम सही बोल रहे हो। और अभी सलाहकार है ही नहीं, जो मन करता है सो करते है, ठीक है ना, हाँ जो मन कर रहा है सो कर रहा है। तो अच्छा सलाहकार जैसा ही होगा बस सब स्टोर होने लगा। जब पूरा पैसा भी स्टोर हो जाएगा तो तुम क्या दरिया दिली दिखाओगे, बात से दरिया दिली दिखाओगे, यही बात होती है ना। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात, हर्षवर्धन जब मरा, जब उसके ऊपर भी है, हेनसोंग पाटलिपुत्र की यात्रा किया था और उन्होंने हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज की तुलना पाटलिपुत्र नगर से भी किया था। पहले कहाँ थी, थानेश्वर, कहाँ थी, थानेश्वर से कहाँ आया, कन्नौज आ गया, ठीक है। ये तो हर्षवर्धन ने किया था, लेकिन हेनसोंग पाटलिपुत्र, मतलब उसका जो आदमी जो था, चीन का यात्रियों का राजकुमार पाटलिपुत्र आया और पाटलिपुत्र में इतनी अच्छी व्यवस्था देखी, कहा कि ये राजधानी कन्नौज के क्या है, बराबर है। हर्षवर्धन के दरबारी विद्वान मयूर ने सूर्य सातक नामक पुस्तक की रचना की है। कौन बच्चों, मयूर, नाम याद रखिएगा, किसने, मयूर ने। कौन सा किताब, सूर्य शतक, नाम याद रखेंगे, सूर्य शतक नामक पुस्तक की रचना की है।
लगभग 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु के पश्चात इसकी राजधानी कन्नौज पर अधिकार करने को लेकर बंगाल के पाल वंश, गुजरात के गुर्जर प्रतिहार वंश एवं दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट वंश के बीच युद्ध प्रारंभ हुआ। ध्यान से सुनो, यहाँ पर छोटा छोटा आपको जानना है कि इसकी जैसे ही मृत्यु हो गई तो एक्टिव राजा खत्म हो गया, हर्षवर्धन खत्म। हर्षवर्धन जैसे ही खत्म हुआ तो राजधानी कन्नौज पर अधिकार करने के लिए बंगाल के पाल वंश यानी पाल एक आया, ठीक है, जिसमें आप लोग नाम सुने होंगे धर्मपाल, शिशुपाल, ऐसे लोगों का नाम सुने होंगे, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय को ग्रोथ कराने में, उसको लालन पालन करने में बंगाल का भी बहुत ज़्यादा योगदान है, जिसमें कौन राजा, पाल वंश के जो लोग थे, ये लोगों ने बहुत ज़्यादा अपना योगदान दिया, बहुत सारे विलेज को डोनेट कर दिया, दान में दे दिया, ठीक है। गुजरात में कौन सा, गुर्जर प्रतिहार वंश, कौन सा बच्चों, गुर्जर प्रतिहार वंश, ये गुजरात के थे, ये बंगाल के थे। और दक्षिण भारत के कौन वंश, राष्ट्रकूट वंश, इन तीनों के बीच लड़ाई हो गया। एगो अनार 100 बीमार वाली बात है, जगह एक है, लड़ने 3 को चलाए, हो जाता है कभी कभी। इस युद्ध में त्रिवसीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है। इसे क्या बोलते हैं, त्रिपक्षीय संघर्ष। हमको लगता है कि कन्नौज को तो मान लो महाकुंभ, गंगा जमुना सरस्वती, ठीक है ना, तीनों मिल रहा है, और वहाँ आदमी सब कैसे जाकर भी लड़ रहा है, मर रहा है, ठीक है ना, वही स्थिति तुम समझो। यहाँ पर तीनों इलाका के लोग वहां पर गया और लड़ाई करना शुरू कर दिया। तुम कहीं सुख भोगने गए हो और वहां अगर दुख हो जाए तो बड़ा दिक्कत है। कभी बांके बिहारी इस समय घूमने जाओगे तो कृष्ण भगवान का पट खुलता है, पूजा होता है, और पूजा होने के बाद, या पटना का इस्कॉन ही चले जाओ तो उसमें ना सामान ले लेके ऐसे ऐसे फेंकता है, रील्स वगैरह में देखते हो, देखने को मिलता हो, कुछ कुछ लेके फेंकता है। अब तुम इधर से मुंडी पकड़ लिए, कोई इधर से पीछे वाला पकड़ लिया, एक को सामान का मार मोड़े पंख फेंका बहुत सारा, उसमें से लूटने गए, और वो उन्हें खींच रहा है, तुम उन्हें खींच रहे हो, अगर मजबूत है तो सामान छोड़ के एक फैट नाक पर दे दिया, तुम नाक सरिया तो ले सामान लेके भाग जाएगा, झगड़ा झुगड़ी उसी में करने लगता है। बहुत थर्ड क्वालिटी का आदमी तक गाड़ा गाड़ी भी कर लेगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति बन जाती है, एक ही सामान के लिए लड़ने के लिए 3 आया, इसलिए इसका नाम रखा त्रिपक्षीय संघर्ष। अब क्वेश्चन यहाँ से बना के पूछता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष क्यों बना, विवेचना करे, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में। एकदम अच्छा सटीक जवाब है, आपको याद रखना है 1947। क्या याद रखना है, 1947, 19 गायब कर देना, 647, ठीक है। 647 ईस्वी में राजा हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात कन्नौज जो थानेश्वर से ट्रांसफर करके राजा हर्षवर्धन के द्वारा क्या किया गया था, बदल करके राजधानी बनाई गई थी, जो प्राकृतिक वसुबताओं से, प्राकृतिक सुख परंपराओं से क्या था, चरम पर था। पूरा उसकी विविधताएं, ठीक है, उसकी सुंदरता, उसके सड़कें, उसके विधि व्यवस्था, शासन प्रणाली सब अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। और वो इतना ज़्यादा सबको आकर्षित कर रहा था कि राजा हर्षवर्धन को मृत्यु के पश्चात सभी, ठीक है, जिसमें पश्चिम बंगाल या बंगाल के एक वंश है जिसका नाम पाल वंश, गुजरात का गुर्जर प्रतिहार, और दक्षिण भारत का, ठीक है ना, कौन सा बच्चों, दक्षिण भारत का कौन सा आखिरी जो है राष्ट्रकूट वंश जो है क्या किया, तीनों आपस में लड़ाई करना शुरू किया। और तीनों आपस में जो लड़ाई शुरू करने थे हम लोग क्या नाम रखे, त्रिपक्षीय संघर्ष। आमने सामने लड़ाई होती है तो समझ में आता है, ठीक है, लेकिन ये त्रिमूर्तीय संघर्ष होता, कौन किसको मारेगा इसका कोई व्यवस्था नहीं है। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात उत्तर भारत में एक युग समापन हो गया, अर्थात उत्तर भारत की कहानी खत्म, उत्तर भारत में एक युग समाप्त हो गया। हर्ष के काल की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो आप सभी को जानना चाहिए। पहला घटना है कि हर्ष शासन काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना हेनसोंग का भारत में आगमन था। सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या था, हेनसोंग आया। तुम सोच रहे हो कि एक आदमी आया होगा चाइना से और भारत में बस गया होगा या रह रहा होगा, पढ़ लिख रहा होगा, वो इतना आसान व्यक्ति नहीं था, बहुत विद्वान व्यक्ति था। बस हो गया। इतिहासकार स्मिथ हेनसोंग की यात्रियों को राजकुमार कहा है। यात्रियों का राजकुमार कौन है, हेनसोंग है। ये किसने कहा है, स्मिथ ने कहा है। कौन है ये, आज के समय के इतिहासकार है, जो इतिहास पढ़ते हैं, जो इतिहास के स्रोतों को खोज करते हैं, पुरातत्व की खोज करते हैं, उस पर वो बात करते हैं। बात समझ गया ना। उन्होंने क्या कहा, यात्रियों का, जितने सारे यात्री हैं उस सब में अगर कोई अच्छा राजकुमार के रूप में बन के आया तो कौन है,
हेनसांग 629 ईस्वी में चीन से चला और विभिन्न बौद्ध स्थलों का भ्रमण करते हुए बौद्ध ग्रंथों के संग्रह के उद्देश्य से भारत आया था। ये क्वेश्चन, ये लाइन समझ गए? जैसे पाकिस्तान का कोई आदमी भारत आ रहा हो तो उसका एकमात्र उद्देश्य होगा कि ना बम लगा देना है, भारत में बम उड़ा देना है। सारे लोग का अलग अलग रहता है। जैसे हम अगर कहीं चले गए बाराती उराती में तो मेरा एकमात्र उद्देश्य है, ठीक समझ ही रहे हो, खाना खाना, ठीक है। या कहीं जा रहे हैं तो खाना खाना, नाश्ता चुरा लेंगे का दूगो, मतलब अपन जो काम करना है वो करा। लुकर टाइप के बहुत लेकर रहता है, तो जैसे पियक्कर सब है तो उसको एकमात्र उद्देश्य रहता है कि बारात में कुछ हो है, दारू पी लेना है, उसका हो गया बाराती। कुछ उचाका टाइप का रहता है तो किसी का नंबर लेने के तलाश में रहता है। तो सबका अपना अपना उद्देश्य रहता है। दूल्हा गया है पत्नी लाने, समधी गया है मोटरी बांधने, हम लोग जैसा आदमी का काम है सिर्फ खाने पर। तो सब लोग अपना अपना उद्देश्य लेके जा रहे हैं। उसी तरह हेनसांग का भी अपना उद्देश्य था, किस था? बौद्ध ग्रंथों का संग्रह करना था। चूंकि आपको पता है कि जितने सारे बुद्धिज्म जो घटनाएं हुए हैं वो बिहार में, कहाँ बच्चों? बिहार में, ठीक है, और नेपाल में, थोड़ा मोड़ा उत्तर प्रदेश का इलाका, इससे ज़्यादा कहीं कुछ हुआ है नहीं। और यही इलाका सबका फेमस था, इसीलिए इस इलाका को उन्होंने ज़्यादा रिसर्च किया। बात समझ में आई? देखो इन्होंने क्या कहा, हेनसांग 635 ईस्वी से लेकर 643 ईस्वी तक हर्षवर्धन के दरबार में रहा। ये भी लाइन याद रखना, 635 से लेकर के 643 तक, बहुत लंबा साल नहीं हो गया, इतना दिन तक उसके दरबार के रूप में रहा। हेनसांग की वृत्तांत यात्रा जो है, यात्रा वृत्तांत जो है वो क्या है? CU की, क्या नाम है बच्चों? CU की। हेनसांग का एक शिष्य था जिसका नाम क्या था? हिली। ध्यान सुनना, यात्रा वृत्तांत का मतलब किताब का नाम है ये। यात्रा वृत्तांत का मतलब क्या है? मतलब जैसे आप लोग, अब तो नहीं होता है, अब तो हम लोग मोबाइल चालू कर लेते हैं, मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेते। पहले हम लोग जाते थे घूमने उमने ना, तो एक डायरी रखते थे, एक पेन रखते थे। जैसे हम लोग शुरू बार चिड़ियाघर गए थे पटना घूमने में, बहुत पहले याद है, क्या डायरी रखते थे, सर वहाँ पे बोलते थे देखो ये टाइगर है, देखो यहाँ पे टाइगर का बोर्ड बना हुआ है, इसमें इसमें उतार लो, तो मतलब उतारते थे। चिड़ियाघर में बोर्ड पर लिखा हुआ ये किस किस जंगल में पाया जाता है, ऐसे ऐसे होता है। और जब हम लोग भ्रमण करके जाते थे तो वहाँ पे स्कूल में ना प्रतियोगिता होता था और उसी से सवाल होता था, जो तुम घूम करके आए हो। घुमाने का मेन वजह क्या होता है? थोड़ी कि तुमको घुमा के खुश कर रहे हैं। घुमाने का मेन वजह है डेवलप योर माइंड, डेवलप योर जीके, डेवलप योर सोशलाइजेशन। घूमने से क्या होता है? सामाजिकरण होता है। जैसे अगर आपको बोलें कि आप अपने पापा के साथ कहीं नहीं जाइएगा ट्रेन व्रेन में, नहीं तो बहुत बेइज्जती होगा, तब बोलेंगे हैं ये कैसन बात बोल रहे हैं। तो एक बार घूम के जाइएगा तब ना पता चलेगा कि आप लड़की हैं, पापा के साथ चले गए, भाई के साथ चले गए, लड़का सब तरह तरह का कमेंट छोड़ेगा। पापा कोई बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, भाई कोई बहुत ज़्यादा गुस्सा, आप तो सामिए रहे। बात समझ गया ना? तो कहने का मतलब घूमिएगा, सोशलाइजेशन होगा, तरह तरह का दुनिया देखिएगा, तब ना आपको समझ में आए कि दुनिया कैसा है। समझ रहे हो? तो वही बात यहाँ पे भी है। उनका एक शिष्य भी था, क्या नाम था? हिली। इसने हेनसांग की जीवनी लिखी थी, द लाइफ ऑफ हेनसांग। समझ रहे हो? गुरु का गुरु, चेला का चेला। इता हर्षवर्धन पर लिखिए रहा था, यात्रा वृत्तांत चलिए रहा था, ओकरे को चेला हो गया, और चेला का क्या लिखा? द लाइफ ऑफ हेनसांग, मतलब हेनसांग का कैसा जीवन था उस पर उन्होंने क्या लिखा। और इसे ABCD यादें रखना है, इसमें तो नाम में कुछ याद रखना है, CUK याद रख लेंगे। ABCD बस बोल देना कि वो सब तो नामे रहता है। हिली हर्ष की मृत्यु के पश्चात थोड़े समय के लिए कन्नौज पर अपनी राजनीतिक प्रतिष्ठा खो दी थी। कन्नौज की प्रतिष्ठा पूर्ण उद्देश्य 8वीं सदी में प्रारंभ हुआ, कन्नौज के यशोवर्मन के साथ हुआ। समझिए, राजनीतिक प्रतिष्ठा खोने का मतलब कि जैसे मान लो कि घर का कोई बहुत फेमस आदमी है, जैसे मान लो कि घर का परिवार का एक मुखिया होता है, मेन आदमी। वो घर में क्या है, सभी लोग बहुत एक मेन आदमी के तहत चल रहा है, सारा गांव में उसकी वो आदमी एक बैग मर गया, तो एक बैग मरने के बाद क्या होता है, उस घर में प्रतिष्ठा चली जाएगी राजनीतिक। अब उसके बेटा को संघर्ष करना पड़ेगा, 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल। कभी कल ऐसा होता है कि वो मरा हुआ आदमी के नाम पर भी कार्ड आता रहता है, तो धीरे धीरे पता चलता है कि वो आदमी फलाना आदमी क्या हो गए, गुजर गए। तो फिर आदमी मेहनत करेगा, फिर उसको प्रतिष्ठा मिलता है। तो कन्नौज तो 647 में हर्षवर्धन चल बसा। तो 647 में जब हर्षवर्धन मर गया
तब उसको मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए, एक राजा चाहिए ना, वो नहीं हो पाया, प्रतिष्ठा ही खो दिया। फिर नए में आए यशोवर्मन के साथ एक राजा आया यशोवर्मन, जो उसको प्रतिष्ठा दिलाया। 700 से लेकर के 750 ईस्वी में कन्नौज पर राज करने वाला कौन था, यशोवर्मन। कन्नौज को यशोवर्मन एक अत्यधिक शक्तिशाली राजा था, जिसने अपने विभिन्न सैनिक अभियानों की मदद से कन्नौज की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापना की। यशोवर्मन का दावी कमी था, कौन था, वाकपति, जो राजा था जिसने एक प्राकृत भाषा की काव्य गहवेंडो लिखा था, जिसमें यशोवर्मन के बंगाल विजय की कहानी है। बंगाल में कौन वंश, पाल वंश, और उसको विजय करने की बात किसने कही है, यही कन्नौज का एक राजा जो बना, उसका नाम क्या था बच्चों, यशोवर्मन। समझ आ रही बात हमारी, ये ध्यान में रखेंगे, बहुत अच्छी बात है, आप सभी के लिए समझने की बात है। यशोवर्मन के दरबार का दूसरा प्रमुख विद्वान भवभूति था। यह संस्कृत भाषा के प्रमुख नाटककार के रूप में लक्ष्य प्रतिष्ठा है। इन्होंने 3 ग्रंथ लिखे। कौन ग्रंथ लिखे, 3 ग्रंथ। पहले का नाम है मालती माधव, क्या नाम है, मालती माधव। दूसरा किताब उन्होंने लिखा महावीर चरित, और चौथा का नाम लिखा, तीसरा का नाम लिखा उत्तर रामचरित। 740 ईस्वी में यशोवर्मन की मृत्यु हो गई, और यशोवर्मन की मृत्यु के बाद लगभग 750 ईस्वी के आसपास हम कन्नौज पर एक कमजोर राजवंश आयुध वंश का शासन करता हुआ पाते हैं। मतलब बहुत कमजोर वंश जो था वो कन्नौज पर शासन किया। मैं बार बार बोल रहा हूँ कन्नौज 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 इसलिए फेमस रहा कि वो क्या है, एक राजधानी थी, और उस राजधानी को इतना ज़्यादा सुसज्जित कर दिया गया था, जिसको एब्जॉर्ब करने के लिए, जिसको पाने के लिए सभी लोग क्या कर रहे थे, ललायित थे, परेशान थे, और हर कोई चाहता है फेमस चीज़ों को अपने अंडर में करना, और वही हुआ, और उसका प्रस्ताव आपको देखने को मिला। अब हम लोग चर्चा करेंगे बच्चों इसके जस्ट बाद दक्षिण भारत की। चूंकि आप लोग को पता है